So we are going to code the program which we discussed earlier. That was to find HCF of two numbers, है ना? फंक्शन से कैसे करेंगे? So आप C++ का नॉर्मल कोड स्टार्ट कर रहे हैं. आपने लिखा अपना hash include iostream and using namespace std ताकि आपको बार बार ऐसे std cout ना लिखना पड़े. So that we are in the same namespace and we can use it directly. तो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर कोड लिखना शुरू कर देती हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा int x, y, result जैसे पहले अभी मैंने आपको दिखाया था. तो यहाँ पर मैंने उसको पूछा enter two numbers और वो नंबर्स आपने x और y में इनपुट करवा ले और आप लिखते हो रिजल्ट इज इक्वल टू HCF एंड यू पास द वैल्यू ऑफ x एंड y और उसके बाद आप यहाँ पर प्रिंट कर देते हो HCF is result एंडल. ठीक है. सो मैंने यहाँ पर अपना रिजल्ट प्रिंट करा दिया. अगर मैं इतना सा कोड करूंगी तो हमारे पास क्या होगा? एरर आ जाएगा. वो कहेगा HCF तो कुछ है ही नहीं. ठीक है. सो HCF तो कुछ है ही नहीं. आप यूज कैसे कर रहे हो HCF? वी कैन नॉट यूज इट. ठीक है. तो फंक्शन जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया, डिफाइन ही नहीं किया, तो आप उसे यूज भी नहीं कर सकते हो. तो आपको पहले इसको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा. या एक और चीज करके दिखाती हूँ. पहले मैं नीचे डिफाइन कर देती हूँ. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने लूप लगा लिया. उससे पहले मैंने एक ले लिया int r. फिर लूप लगाया कि while a mod b is not equal to 0 तब तक रिमाइंडर होना चाहिए r में. जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाए और जो रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाए और ये होता रहे. और लूप से बाहर आने पर जो b है आपका डिवाइजर वो HCF है वो रिटर्न हो जाए. अभी भी मैं रन करूंगी तो एरर आएगा. वो कहेगा HCF इज नॉट डिफाइंड. अब आप तो सोच रहे हो कि HCF हमने बना तो दिया, अब क्यों नॉट डिफाइंड, है ना? अब इसलिए नॉट डिफाइंड क्योंकि जब HCF यहाँ कॉल हो रहा है उस टाइम पे तो उसको पता ही नहीं है कि HCF क्या है. because C++ uses the compiler. वो पूरे प्रोग्राम को रीड करता है, टॉप से नीचे तक जाता है लाइन बाय लाइन. सो आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम ऐसे रीड करता हुआ जा रहा है. जब उसको ये HCF वाली कॉल दिखी तो उसको पता ही नहीं है कि HCF क्या चीज है. दैट्स व्हाई इट्स गिविंग यू एरर. तो आपको यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ता है जिसे हम फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं. नाउ देयर इज नो एरर. अभी आपसे आपके दो नंबर्स पूछेगा. आप जो भी दो नंबर्स एंटर करोगे अकॉर्डिंगली आपके पास HCF आ जाए. Right? So this is your declaration, this is your call, this is your definition. तो अगर आप चाहते हो कि ये declaration का step हट जाए तो आप ये पूरी की पूरी जो definition है इसको उठाकर ऊपर दे सकते हो. तो आप declaration हटा दोगे क्योंकि तब उसको कॉल के टाइम पे पता होगा कि फंक्शन क्या है. लेकिन अगर हम ऐसे कर देंगे तो हमारा मेन फोकस जो है वो मेन फंक्शन से हट जाता है. ऊपर बहुत सारे फंक्शंस की डेफिनेशन आ जाएगी, मेन ढूंढना पड़ेगा. तो इसलिए हम जनरल कन्वेंशन ये रखते हैं कि ऊपर डिक्लेयर करके छोड़ दो, फिर मेन बनाओ और बाकी के फंक्शंस को उसके नीचे डिफाइन करो. दैट इज द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ डूइंग इट. ठीक है. सो ये तो हो गया सिंपल कि दो नंबर का HCF आप कैसे निकाल रहे हो. अब इसी कोड को मैं यूज करना चाहती हूँ, इसी फंक्शन को, कि ये दो से ज्यादा का HCF मुझे निकाल के दे. जैसे मान लो 3 का अगर मुझे चाहिए तो मैंने क्या ले लिया HYZ और यहाँ पर 2 की जगह उससे पूछ लिए 3 नंबर्स. सो एंटर 3 नंबर्स में आपने X, Y और Z को इनपुट करा लिया. सो एंटर 3 नंबर्स पूछा, मेरे पास X इनपुट हो गया, Y इनपुट हो गया, Z इनपुट हो गया. पर मैं फंक्शन को चेंज नहीं कर रही हूँ. फंक्शन मेरा अभी भी वही है. फंक्शन इज स्टिल द सेम. सो आई एम नॉट चेंजिंग द फंक्शन. फंक्शन मेरे पास अभी भी वही है जिसमें मैं दो नंबर्स को एक बारी में रिसीव कर रही हूँ ताकि वो मुझे HCF कैलकुलेट करके दे सके. अब कॉलिंग में देखो कैसे फर्क आएगा. पहले आपने रिजल्ट में निकाला पहले दो नंबर का HCF. अब उन दो का जो HCF आया है उसके साथ मैं तीसरे नंबर का HCF निकाल लेती हूँ, है ना? सो X और Y का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था उसके और Z के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो तीनों का HCF होगा. तो मैंने HCF को ही दोबारा से कॉल कर लिया पासिंग दीज टू नंबर्स एंड नाउ आई एग्जीक्यूट इट. सो अब उसने मुझसे 3 नंबर्स पूछे. मैंने इनपुट किया 80, मैंने इनपुट किया 60
एंड मैंने इनपुट किया लेट्स से 120 एंड व्हेन आई प्रेस एंटर HCF इज 20, यही आना चाहिए था। तो आपने 2 नंबर की जगह 3 नंबर का HCF निकालना था। अगर आपके पास फंक्शंस ना होते, आप नॉर्मली लूप के थ्रू सोचते तो आपको दोबारा से लूप लगाना पड़ता, बट यहाँ पर आपका काम बच गया। आपने HCF ऑफ 2 नंबर्स ऑलरेडी किया हुआ था, अब आपने उसी फंक्शन को दोबारा से कॉल कर लिया। सो सेम फंक्शन इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स टू गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपके पास उसी फंक्शन को यूज करके अब HCF ऑफ 3 नंबर्स आ गया। तो इसमें क्या हुआ, पहले 80 और 60 पास हुए, यहाँ पे 80 और 60 का HCF निकला 20, वो RES में आ गया। फिर उसने कॉल किया 20 और 120 के लिए, सो 20 और 120 का HCF भी क्या निकलेगा, 20, और वापस रिटर्न हो जाएगा। तो फाइनल जो HCF आएगा वो आपका 20 आ गया। सो दैट शोज रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, कि आपने एक बार लिखा, मल्टीपल टाइम्स उसको यूज किया, और उसी रीयूजेबिलिटी की वजह से मेरा ये भी इजी हो गया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई, इजी हो गया यहाँ पर लिखना, और लूप भी आपको सिर्फ एक ही बार लिखना पड़ा, ना कि मल्टीपल टाइम्स। सो ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें हम रिटर्न करा रहे हैं। बट आपके पास फंक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आप कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको टेबल ऑफ अ नंबर बोल रही थी, तो उसमें आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो उसमें आप इस तरह से ले लोगे कि रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड हो गया, और हम रिटर्न कुछ नहीं करा रहे, तो हमने यहाँ पर ले लिया नम और आई और पी, लेट्स से, एंड आई आस्क फ्रॉम द यूजर अबाउट नंबर, और मुझे यहाँ पर सिर्फ अब कॉल करना है टेबल, और टेबल में नम को पास करना है। अच्छा, आई और पी मुझे यहाँ चाहिए ही नहीं है, मुझे सिर्फ नंबर चाहिए। सो ये मैंने यहाँ पर ले लिया। नाउ आई हैव टू कोड फॉर दिस फंक्शन। सो ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, नाम दिया है मैंने टेबल, आप यहाँ पर इसमें एक वैल्यू रिसीव करवा रहे हैं। अब आप क्या चाहते हो कि एक लूप है जो चले 1 से लेकर 10 तक, और मल्टीप्लाई करे और फिर उसको प्रिंट कर दे। तो हमने यहाँ पर लूप ले लिया, i इज इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस p इज इक्वल टू n इंटू i, और आप चाहते हो कि वो टेबल का जैसा दिखे भी, तो आप यहाँ पर सी आउट कर सकते हो इसकी वैल्यू को, n की वैल्यू को, फिर बीच में क्रॉस का साइन हम दिखा सकते हैं, फिर i, फिर इक्वल टू, फिर p, और फिर nn। दैट्स इट। इसको मैं रन करती हूँ, तो मुझसे नंबर पूछा ही नहीं क्योंकि सीन लिखा ही नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट नम में 0 था, वैसे गार्बेज वैल्यू होती है, बाय चांस इसमें 0 आ गया, सो आपके पास 0 का टेबल प्रिंट हो गया। चलो, इसी बहाने आपने 0 का टेबल भी देख लिया है ना। सो ये आपको दिखा रहा है टेबल ऑफ 12। जब भी रन करोगे, whatever number you enter, you'll get the table, बट ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, तो इसमें मैंने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी वॉइड है। सो हम वॉइड टाइप के फंक्शंस भी बना सकते हैं, बट आप प्रैक्टिस के लिए क्या बनाओगे, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं एक नंबर पास करूं और वो मुझे उसका फैक्टोरियल रिटर्न करे। तो आई शुड पास द नंबर, इट शुड रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर। तो पहले तो नॉर्मल बनाओगे कि एक नंबर इनपुट करो, उसका फैक्टोरियल प्रिंट कर दो। फिर आपको याद होगा कि कॉम्बिनेशंस में एक फॉर्मूला होता है कि एक n है और एक r है, and we calculate n factorial upon r factorial multiplied by n minus r factorial. I hope you remember, जिनके पास मैथ्स है उनको याद होगा। So such kind of calculation, that is n और r आप यूजर से इनपुट करवाएंगे, आपको निकालना है n factorial divided by r factorial multiplied by n minus r factorial, और उसका रिजल्ट प्रिंट कराना है। So that is what is your homework. Do it and देखो कि इसका रिजल्ट क्या आता है, whether you can complete it successfully or not, right? फिर हम आगे करेंगे, फंक्शंस में बहुत कुछ है अभी, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, नंबर ऑफ थिंग्स, फंक्शन ओवरलोडिंग, सी प्लस प्लस के फंक्शंस में बहुत सारी चीजें होती हैं जो सी में नहीं होती। सो वी हैव नंबर ऑफ थिंग्स ओवर हियर जो आप एक एक करके करोगे, बट फर्स्ट यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।